बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। आज मैं आपके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च, और इस चैप्टर को थोड़ा सा मुश्किल भी समझा जाता है, लेकिन वही कहते हैं जो चीज़ हमें समझ नहीं आती वो चीज़ हमें मुश्किल लगती है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये चैप्टर आपके लिए मैं इजी बनाऊं और आप इसको अच्छे से समझें और आपके लिए भी ये चैप्टर इजी हो जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है एजुकेशनल रिसर्च, इसके 172 MCQs हैं। परसोना की ये बुक है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये 50 MCQs आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, तमाम तो नहीं कर सकती, वीडियो एक तो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर सारी चीज़ें मिक्सअप भी हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट 50 MCQs मैं यहाँ इस वीडियो में आपको करवाने जा रही हूँ। तो MCQs नंबर 1 है, एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज़ कॉल्ड। जी, वो कहते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज में एक हम ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, सिस्टमेटिक बॉडी, अब जिसे कह सकते हैं, जैसे साइंस में होता है, साइंटिफिक मेथड में होता है कि हमने हर स्टेप को एक, आप कहते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलना होता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक हो गया, फिर हमने क्या करना होता है, हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करना होता है, फिर उन टेस्टिंग को हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है उस हाइपोथेसिस को। तो मतलब ये है कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो एक सिस्टमेटिक वे में जो चीज़ चलती है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं रिसर्च। ठीक हो गया। सेकेंड है, रिसर्च इज़ ए सिस्टमेटिक एक्टिविटी, प्रोसेस, एनालिसिस, तो ये आएगा ऑल ऑफ द अबव। 3 है, रिसर्च इज़ ए सोर्स ऑफ इन्वेंशंस। कैसे इन्वेंशंस होता है, इजाद, न्यू चीज़ इन्वेंट करना। तो रिसर्च से क्या होता है कि हम रिसर्च, अब नाम से देख लें, रिसर्च, दोबारा से तलाश करना, यानी कि हमने चीज़ों पे रिसर्च करनी है, न्यू चीज़ें हमने इन्वेंट करने की कोशिश करनी है, पुरानी चीज़ों पे नहीं रहना। तो क्वेस्ट फॉर नॉलेज, आप जिसे कह सकते हैं कि नॉलेज की तलाश में हर वक्त रहना। तो जब हम नया नॉलेज इन्वेंट करेंगे, नई हमें मालूमात हासिल होंगी, तो हम क्या कहेंगे, इन्वेंशंस हुई हैं। ठीक है, जैसे हम थीसिस करते हैं, ठीक है, तो थीसिस से हम क्या कहते हैं, हम जो भी स्टडी करते हैं तो उसके नतीजे में जो भी हमारा रिजल्ट आता है तो एक नई इन्वेंशन होती है। उसके बाद रिसर्च में भी क्लासिफाइड इनटू, यस, रिसर्च जो है उसको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, रिसर्च बाय, जी, रिसर्च जो है वो पहली तो है रिसर्च बाय पर्पस, ठीक है, और दूसरी है रिसर्च बाय मेथड। अब रिसर्च बाय पर्पस में है जो, वो आपको मैं कैसे बताती हूँ कि कैसे आपने याद रखना है। रिसर्च बाय पर्पस को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो पर्पस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें आप याद रख सकते हैं ए बी के नाम से। कैसे, ए मीन एक्शन, ए मीन ही अप्लाइड, और बी मीन बेसिक। ये तो होगी पर्पस की जो डेफिनेशन, सॉरी, टाइप्स। ठीक है, अब दूसरी है रिसर्च बाय मेथड। अब मेथड में कौन कौन सी है, इसको आप याद रख सकते हैं HDE के नाम से। ठीक है, ये रिसर्च बाय मेथड के टाइप मैं आपको बता रही हूँ। ये अब कीवर्ड याद रख ली, इससे आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ना भूले। S मीन हिस्टोरिकल, D मीन डिस्क्रिप्टिव, और E मीन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, और इसमें कैजुअल कंपैरेटिव भी आ जाती है। तो ये रिसर्च बाय मेथड की एग्जांपल है। ठीक हो गया, तो HDE आपको याद हो गया, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल, और एट देन कैजुअल कंपैरेटिव, ये मेथड की एग्जांपल थी। अच्छा जी, तो मेन जो कैटेगरीज हैं वो 2 हैं। फिफ्थ है, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ए रिसर्च इज रिसर्च बाय पर्पस एंड सेकंड इज़ वन मेथड। ठीक है, पहली जो है वो पर्पस है और दूसरी क्या है, टाइप, मेथड। तो बेसिक रिसर्च इज रिसर्च बाय, जी, बेसिक रिसर्च जो है ना वो पर्पस में आएगी, रिसर्च बाय पर्पस। यहाँ पे डी ऑप्शन टिक हुआ है, नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव नहीं आएगा बल्कि पर्पस है। मैंने आपको अभी ऊपर ए और बी के नाम से बताया है, अप्लाइड, एक्शन और बेसिक। तो बेसिक बाय पर्पस की टाइप है। 7 है, हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ ए रिसर्च बाय मेथड। जी, अभी मैंने आपको HDE के नाम से अभी एक मैंने जो वर्ड बताया, कीवर्ड बताया है, हिंट दी है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च, HDE में हिस्टोरिकल जो H को ही रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट करता है हिस्टोरिकल, तो ये बाय मेथड की टाइप है। अप्लाइड रिसर्च इज रिसर्च बाय, ये है पर्पस की। ठीक है, तो AAB के नाम से आप याद रख सकते हैं। 9 है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज रिसर्च बाय मेथड, HDE में तो D भी आता है, तो बाय मेथड है। एक्शन रिसर्च जो है AAB में आप देख लें, एक्शन, अप्लाइड और
बेसिक, तो ये भी पर्पस का है एक्शन। 11 है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज रिसर्च बाय मेथड, HDE, ठीक है, ई मेथड में है। ये MCQs अगर आप वो की वर्ड आप याद रख सकते हैं ना, जो मैंने आपको बताया, AAB बाय पर्पस में आएंगे और HDE मेथड में आएंगे, तो उस हिसाब से आपको इजीली याद हो जाएगा। HDE एक्सपेरिमेंटल तो ये मेथड का है। 12 है कैजुअल कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन रिसर्च आर द रिसर्च बाय मेथड, ये भी मैंने आपको बताया है। HDE और C भी बताया है इनके, कैजुअल कंपैरेटिव, तो ये भी मेथड की ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं 13, द रिसर्च दैट कंडक्टेड सोलली फॉर पर्पस ऑफ थियरी डेवलपमेंट। जी, जो थियरी डेवलपमेंट के लिए रिसर्च यूज़ होती है वो है बेसिक रिसर्च। और बेसिक रिसर्च आपको मैं अगेन बता देती हूँ, AAB के नाम से, तो ये बाय पर्पस जो है बेस पर्पस की कैटेगरी में आती है रिसर्च की टाइप। तो बेसिक रिसर्च में हम एक तो थियरी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें जो कंट्रोल होता है वो बहुत टाइट होता है, ठीक है। और इसमें हम जो आप कह सकते हैं कि सोर्स यूज़ होता है या जिस पे हम रिसर्च करते हैं वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। बहरहाल आगे देख लेते हैं। रिसर्च दैट इज यूजुअली कंडक्टेड इन लेबॉर्ट्रीज। जी, ये जो रिसर्च है ये ज़्यादातर जो है ना आमतौर पे लेबॉर्ट्रीज़ में की जाती है, तो इसको हम कहते हैं बेसिक रिसर्च। तो ये बेसिक रिसर्च के ही MCQs आ रहे हैं, तो आपने ये हिंट जो है ना इसके कीवर्ड याद रख लेने। एक तो ये थियरी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, दूसरा ये लेबॉर्ट्री में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च यूजेस एनिमल्स एज सब्जेक्ट। हाँ जी, तो रिसर्च ये होती किस पे, एनिमल्स पे, ठीक है। तो एज ए सब्जेक्ट जो हम यूज़ करते हैं वो एनिमल्स होते हैं, तो ये कौन सी है, बेसिक रिसर्च, ठीक है। इनके इसमें ह्यूमन बींग्स यूज़ नहीं होते, ये आपने याद रखना है। तो MCQs ऐसे भी आ सकता है कि टेल द रिसर्च यूजेस एनिमल एज ए सब्जेक्ट, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि वो कौन सी रिसर्च है जिसमें ह्यूमन बींग्स को एज ए सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो वो है बेसिक रिसर्च। 16 है कंट्रोल इज़ वेरी टाइट। जी, बेसिक रिसर्च में कंट्रोल्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टाइट होता है। ए लॉट ऑफ वर्क इज़ डन बाय वर्कर्स इन डैश रिसर्च, तो बेसिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है वर्कर्स को, बी ऑप्शन। 18 है रिसर्च दैट इज़ कंडक्टेड फॉर अप्लाइड एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जी, अब देखें हमने बेसिक में क्या किया, थ्योरी को डेवलप किया, और अप्लाइड में हमने क्या करना है, थ्योरी को टेस्ट करना है, ठीक है। अप्लाई भी करना है और टेस्ट भी करना है। 19 है ह्यूमन एज सब्जेक्ट्स इन प्लेस ऑफ इन डैश रिसर्च। अब ह्यूमन यूज़ हो रहे हैं अप्लाइड में, बेसिक में क्या था, एनिमल्स, और यहाँ पे अप्लाइड में क्या है, सब्जेक्ट ह्यूमन है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसमें लेवल ऑफ कंट्रोल जो है वो तकरीबन कम है एज़ कम्पेयर टू बेसिक। बेसिक में बहुत टाइट कंट्रोल था, तो इसमें लेस कंट्रोल है अप्लाइड में। 21 है रिसर्चर्स दैट एजुकेशनिस्ट इन प्लेस वर्कर्स इन डैश रिसर्च। रिसर्चर्स द एजुकेशनिस्ट इन प्लेस वर्कर्स। अच्छा, जो एजुकेशनिस्ट हैं वो किस रिसर्च में आएंगे, तो ये अप्लाइड और एक्शन दोनों में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो अप्लाइड में ह्यूमन यूज़ होता है, तो एक्शन में भी ह्यूमन ही होते हैं। स्टूडेंट होते हैं वैसे तो, या लोकल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें भी ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, तो वर्कर्स जो है वो ह्यूमन, तो A और B दोनों आएगा, ठीक है, वर्कर्स में। 22 है रिसर्च दैट इज़ कंडक्टेड टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी रिसर्च यूज़ होती है वो एक्शन रिसर्च है। इसके अलावा इमीडिएट एप्लीकेशन, रिसर्च दैट इज़ फोकस्ड ऑन एन इमीडिएट एप्लीकेशन, इनके फौरी तौर पर जो कह सकते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं वो है एक्शन रिसर्च, ठीक हो गया। रिसर्च दैट इज़ कंसर्न विद लोकल प्रॉब्लम्स, तो लोकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च ही यूज़ होती है। और मेरे ख्याल में लेक्चर एजुकेशन में इस दफ़ा जो MCQs आता था वो ये था। अच्छा, रिसर्च दैट इज़ कंडक्टेड इन लोकल सेटिंग, तो ये भी एक्शन रिसर्च है, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स या इमीडिएट अप्लाई करना, ये लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये लोकल सेटिंग में कंडक्ट करना, ये सारी एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है। रिसर्च विच हैज़ ए डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, तो ये भी एक्शन रिसर्च है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच एक होती है, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच एक होती है, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, ये आपने पढ़ा होगा। डिसेंट्रलाइज्ड ये एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में है। ये डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि अगर जो ऊपर लीडर है ना, उसने कोई भी अगर कानून फॉर एग्जांपल बनाया है, लॉ बनाया है, तो वो अपने जो मातहत है उसके जो वर्कर्स हैं उनसे भी कंसल्ट करेगा, ठीक है। उन तमाम मतलब अपनी तमाम ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट के बाद उसको अप्लाई करेगा जो भी उसने लॉ बनाया है। इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि उसमें जस्ट अगर लीडर ने कोई कानून बनाया है तो उसने किसी से भी
मशवरा नहीं लेना, उसने सिंपली जस्ट वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। तो डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो यही है जिसमें आप कंसल्ट करते हैं, जिसमें आप तमाम लोगों को पूछते हैं, उनसे राय लेते हैं। तो ये एक्शन रिसर्च है। ए रिसर्च दैट इज़ कंडक्टेड यूजली इन स्कूल्स, तो स्कूल्स में जो है ये आपने याद रखना है, क्लासरूम में या फिर स्कूल्स में जो रिसर्च यूज़ होती है वो एक्शन रिसर्च होती है, ठीक है। रिसर्च विच हैज़ ए क्लासरूम अप्रोच, जी अगेन ये आगे MCQs, तो ये एक्शन रिसर्च है। 29 प्यूपिल्स आर द सब्जेक्ट, जी प्यूपल्स शागिर्द जो है, स्टूडेंट्स जो है वो एक्शन रिसर्च में सब्जेक्ट होते हैं। अगेन बता देती हूँ, बेसिक रिसर्च में एनिमल्स है सब्जेक्ट, अप्लाइड में ह्यूमंस हैं और एक्शन में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स भी तो ह्यूमन ही है ना। अच्छा जी, 30 रिसर्चर्स आर द टीचर्स, जी इसमें रिसर्चर्स जो हैं वो टीचर्स होंगे। ज़ाहिर क्लासरूम में सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, और रिसर्च जो रिसर्च करने वाले हैं वो क्या है, टीचर्स हैं, ठीक हो गया एक्शन रिसर्च में। 31 है रिसर्च विच इज़ कंडक्टेड फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम एंड स्कूल प्रैक्टिसेस, तो क्लासरूम से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स वगैरह वो सारी एक्शन रिसर्च में हम सॉल्व करते हैं। बट पुअर क्वालिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्लीकेशन रिसर्च, तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है क्योंकि इसमें कंट्रोल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ये ना होने के बराबर आप कह लो, ठीक है। तो थोड़े से ज़्यादा डीमेरिट भी है, तो बी ऑप्शन है। हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ रिसर्च बाय मेथड, अगेन आ गया HDE के साथ याद रख ले, तो ये मेथड की टाइप है। 37 है, 34 है, रिसर्च दैट इज़ कंडक्टेड फॉर स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग इवेंट्स, जी इवेंट्स की बात, पास्ट इवेंट्स की बात या कोई भी मतलब वाक़ये की बात हम बात करेंगे तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगी, ठीक हो गया। और हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, बाय मेथड, यानी कि मेथड कैटेगरी में आती है रिसर्च बाय मेथड में। उसके बाद द डाटा इज़ कलेक्टेड थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज, हाँ जी प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज की जब भी बात करेंगे ना डाटा कलेक्शन की, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा, ठीक है। 36 है, दिस इज़ रिपोर्टेड बाय एन एक्चुअल ऑब्जर्वर आर पार्टिसिपेंट इन एन इवेंट, तो ये प्राइमरी सोर्स है। ये भी हिस्टोरिकल की बात हो रही है। प्राइमरी सोर्स हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर इवेंट है, अगर तो एक बंदे ने खुद से ऑब्जर्व किया हुआ है, यानी कि आई विटनेस है, वो खुद गवाह है उस इवेंट का, ठीक है, तो उसको तो हम कहेंगे प्राइमरी सोर्स, ठीक है। और सेकेंड है, सेकेंडरी सोर्स हम किसे कहेंगे, अगर हमने फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने अगर ये किसी इवेंट को खुद से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, जो पेशावर में सानिया हुआ था APS का, तो जो टीचर, ये जो लोग वहाँ पे खुद से मौजूद थे, ठीक है, अगर उनसे हम हिस्टोरिकल इवेंट पूछें कि वहाँ पे क्या हुआ था, तो वो जो टीचर खुद मौजूद थे तो वो तो है प्राइमरी सोर्स, ठीक है, जिन्होंने खुद देखा है, वो सारा ऑब्जर्व किया है। और दूसरी जिन लोगों ने जस्ट सुना है, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैंने जस्ट सुना है कि वहाँ पे ये हुआ, तो मैं आगे फिर रिसर्चर को बताऊंगी हाँ जी ये हुआ था वो हुआ, तो ये सेकेंडरी सोर्स है, इनके मैंने खुद से वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व नहीं की चीज़ें, मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने जस्ट सुनी है चीज़ें और मैं बता रही हूँ आगे रिसर्चर को, ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्स होगा। उसके बाद है एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जी क्रिटिसिज्म की भी जो बात है वो हिस्टोरिकल रिसर्च में ही होती है। एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है, दो टाइप का, ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में है। 39 है, रिसर्च दैट एम्स एट प्रेजेंटिंग द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लाइफ, करेक्टर, आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिनेंट एजुकेटर्स, फिलोसफर्स एंड स्कॉलर्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एक ऐसी रिसर्च जिसके मकासद क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाइफ के बारे में, ठीक है, करेक्टर, आइडियाज़, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिनेंट एजुकेटर्स, फिलोसफीज एंड स्कॉलर्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। अब बिब्लियोग्राफिक रिसर्च जो है वो किसकी टाइप है, हिस्टोरिकल रिसर्च की टाइप है, ठीक है, ये अपने अब इसको मिक्स नहीं करना। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो रिसर्च बाय मेथड की टाइप है और फर्दर बिब्लियोग्राफिक रिसर्च है वो हिस्टोरिकल में आ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख लें एम्स प्रेजेंट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लाइफ, करेक्टर, आइडियाज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये हिस्टोरिकल को ही शो करती हैं। 41 है, रिसर्च दैट इज़ कंडक्टेड फॉर स्टडिंग द लीगल बेसिस, अब यहाँ पे लीगल बेसिस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस बीइंग रन बाय द डिफरेंट रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स, तो ये लीगल रिसर्च है, ठीक है। लीगल रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये भी हिस्टोरिकल रिसर्च की ही एक टाइप है। ऊपर हमने बिब्लियोग्राफिक और यहाँ पे लीगल रिसर्च, ये दोनों हिस्टोरिकल रिसर्च के टाइप है। 43 है, रिसर्च दैट इज़ कंडक्टेड टू डिस्क्राइब द करंट स्टेटस, ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन किया। करंट स्टेटस की जो बात होगी इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं या फिर सर्वे रिसर्च भी कहते हैं।
मतलब जो मौजूदा इवेंट, जो मौजूदा जो स्टेटस होगा, ठीक है, उस पर जो भी रिसर्च होगी उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक हो गया। अब इसकी मैं अगर छोटी सी एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि हाँ जी कोई मोबाइल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी न्यू अगर कोई आए, फॉर एग्जांपल आईफोन है, तो हमने लोगों से राय लेनी, हाँ जी आईफोन जिन्होंने यूज़ किया, जिसने भी यूज़ किया, इसके बारे में आप क्या ख्याल करते हैं, ये कैसा है मोबाइल। ठीक है, तो ये जो करंट स्टेटस हमने जब पूछना है ना, लोगों से राय लेनी है, ठीक है, इसको ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आएगा। ठीक है, या फिर इसकी और एग्जांपल अगर मैं एक लूँ तो इमरान खान की हुकूमत है, तो कौन से लोग जो है वो एग्री हैं या खुश हैं इस हुकूमत से, ये भी करंट स्टेटस है ना, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आएगा। 44 है पीपल्स ओपिनियन, व्यू, परसेप्शंस, बिलीव्स, एटीट्यूड्स आर इन्वेस्टिगेटेड थ्रू, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव। अभी मैंने आपको बात की ना करंट हुकूमत की और मोबाइल की, तो लोगों की हमने राय लेनी होती है, व्यू लेना होता है, उनकी परसेप्शन लेनी होती है, उनका एटीट्यूड क्या है किसी भी, अगर कोई भी जिस चीज़ पे भी रिसर्च करने जा रहे हैं तो इसलिए रिसर्च डिस्क्रिप्टिव में आएगी। ठीक हो गया। 45 है क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यूज़ आर द मेजर टूल्स ऑफ, जी इसमें हम क्वेश्चनियर भी यूज़ कर सकते हैं लोगों की राय लेने के लिए। फॉर एग्जांपल हम स्टेटस, आप लोगों ने ऑफ कोर्स किया हुआ होगा, थीसिस किया होगा, तो उसमें क्वेश्चनियर बनाते हैं। क्वेश्चनियर में हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे होते हैं, हमने लोगों की राय लेनी होती है, हाँ जी एग्री, डिसएग्री, या फिर येस या नो, फिर ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें लोग अपनी राय देते हैं। 46 है व्हाट आर द परसेप्शंस ऑफ टीचर्स रिगार्डिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। ठीक है, परसेप्शंस ऑफ टीचर, इनके लोगों की परसेप्शन क्या है रिगार्डिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में लोगों की, टीचर्स की अगर हम राय लें तो इसमें भी परसेप्शन का कीवर्ड आ गया जो मैंने ऊपर बताया है। परसेप्शन, एटीट्यूड, व्यू, ओपिनियन, ये सारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कीवर्ड हैं। 47 है व्हाट विल बी when certain variables are carefully controlled or manipulated, this is a dash research, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, बेसिक तो जिसमें तो हम थ्योरी डेवलप करते हैं, अप्लाइड में हम टेस्ट करते हैं थ्योरी को, और डिस्क्रिप्टिव में हम करंट स्टेटस की बात करते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंट में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये मैं आपको आगे बताऊँगी जाके क्या होता है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं एक वेरिएबल को और दूसरे को जो है वो कंट्रोल करते हैं। सॉरी, दूसरा जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा जी, ए फिनोमेना विच हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की भी फर्दर काफ़ी टाइप्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिसमें कंट्रोल वेरिएबल होता है और दूसरा एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी होता है। 49 है द कंडीशंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स, कंट्रोल्स आर ऑब्जर्व्स आर कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक या ऐसी कंडीशन जिसमें रिसर्चर जो होता है वो मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट क्या होता है, अपने तरीके से कंट्रोल कर लेना है। ठीक है, और ऑब्जर्व इज कॉल्ड वेरिएबल। 50 इट इज़ ए वेरिएबल और एन एक्टिविटी बिलीव टू मेक ए डिफरेंस, बिलीव टू मेक ए डिफरेंस। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसको हम अपने तरीके से आगे पीछे कर सकें। ठीक है, मैनिपुलेट कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, और ये एमसीक्यूज़ आया भी हुआ था लेक्चर एजुकेशन के पेपर में इस दफ़ा, कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, इसमें हमने क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम बस ठीक है जितना है वो है, हमने नमक को ही कम ज़्यादा करना है ना, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने रिसर्च क्या करनी है, हमने देखना है इफ़ेक्ट। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्ट ऑन वाटर। ठीक है, तो इसमें वाटर, उसने पूछा था कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो वो है सॉल्ट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जी 50 एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप इसको बहुत ध्यान से एक दो दफ़ा ये वीडियो सुन लेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज़ आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी किसी भी एमसीक्यूज़ में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। और इसके अलावा मैं आपको कहूँगी मैंने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे सेशन को तो मेरे गिवन नंबर पे 0321679801 पे कांटेक्ट करके आप डिटेल पता कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो सेकंड क्लास है इस सेशन की, और फॉर बेटर आउटकम्स यू कैन ज्वाइन दिस सेशन। और मैं ले रही हूँ ये सेशन लेक्चर एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन के लिए। 40 डेज़ का ये सेशन है।
ठीक है। फर्दर डिटेल के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बल्कि इस पे मेरी एक वीडियो भी है ऑनलाइन सेशन की, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं कहूँगी कि आप काफ़ी लोगों की नॉट सब्सक्राइब्ड में जो है मेरी वीडियो देखी जा रही है, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आने वाला जो मटेरियल है इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये मौजूदा जो है वो भी बेनिफिशियल ही है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।